नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव श्रीवास्तव एग्ज़ाम स्टडी रूम में आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्ण विचार। हिंदी व्याकरण में वर्ण और वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, यही समझने वाले हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर 11 प्रकार के होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है हर्ष स्वर, जिसके अंतर्गत आते हैं शब्द अ, ई, उ, ऋषि। दूसरा आता है दीर्घ स्वर, जिसके अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ आते हैं। तीसरा आता है प्लुप्त स्वर, जिसके अंतर्गत ओम, ओ और म के बीच में हम जो लंबा टाइम लेते हैं, ओम, यह विलुप्त स्वर के अंतर्गत। वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला जो है उसकी संख्या 44 है, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर में 11 प्रकार होते हैं और व्यंजन के 33 प्रकार होते हैं। स्वर एक ऐसी ध्वनि होती है जिसका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। 11 स्वर जो हैं वो हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ और ऋषि। ये 11 स्वर के प्रकार हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। यह एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है इसे, जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, जैसे अ, ई, उ, ऋषि। ये जो स्वर हैं ये मूल स्वर कहलाते हैं। इसकी उत्पत्ति और किसी अन्य स्वर से नहीं होती है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिसमें किसी मूल स्वर अर्थात ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है दीर्घ स्वर कहलाता है। उदाहरण के लिए अ एक हर्ष स्वर है, प्लस अ अगर और इसमें जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा आ, जो कि दीर्घ स्वर का पहला उदाहरण है। इसी प्रकार से दीर्घ स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिसमें दो मूल स्वर मिलकर एक नई स्वर तैयार होता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अतः इसमें उच्चारण में भी 2 मात्राओं का समय लगता है, अ प्लस आ। इसीलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है।
तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर साधारणतः हिंदी में प्रयोग बहुत कम किया जाता है, वैदिक भाषा में इसका प्रयोग ज़्यादा हुआ है। साथ ही इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ह्रस्व स्वर जो है उसे एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, क्योंकि यह एकमात्र स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं, एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जो हैं उसे 2 ह्रस्व स्वर या मूल स्वरों से जुड़कर दीर्घ स्वर बनता है, इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर जो हैं वो उसमें तिगुना समय लगता है उच्चारण में, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंत्यस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, इसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ कंठ के अंतर्गत आते हैं। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ तालुव्य के अंतर्गत आते हैं। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न दंतव्य के अंतर्गत आते हैं। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ और म ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसी शब्द के उच्चारण के लिए उच्चारण स्थान कौन कौन से हो रहे हैं, इसी आधार पे स्पर्श व्यंजन बनाया गया है। सबसे पहला चीज़ जैसे क, ख, ग, घ, ङ, तो इसे क से स्टार्टिंग इस प्रारंभ हो रहा है ये शब्द, इसलिए क वर्ण के कारण इसे क वर्ग दे दिया गया। च के कारण च वर्ग, ट के कारण ट वर्ग, त से त वर्ग, प से प वर्ग। इस प्रकार से शब्दों के प्रथम भाग के कारण इन्हें कुछ वर्गों में बांट दिया गया है। इसी कारण इसे वर्गीय व्यंजन, वर्गीय शब्द भी कहा जाता है। इनका उच्चारण के आधार पर भी स्पर्श व्यंजन को बांटा गया है। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ यदि आप बोलेंगे क, ख, ग, घ, ङ तो डायरेक्ट सीधा हमारे कंठ से आवाज़ निकल रहा है, कंठ में कंपन हो रहा है, तो इसे कंठ के अंतर्गत लिया जाता है। च वर्ग जो है च, छ, ज, झ, ञ, आप ध्यान देंगे च, छ, ज, झ, ञ तो हमारी जो जीभ है वो तालु से संपर्क में आ रही है, स्पर्श तालु का स्पर्श हो रहा है, इसलिए इसे तालव्य कहा गया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण जब हम बोलते हैं तो इस उच्चारण के समय हमारी जीभ हल्की सी मुड़ती है, तालु को छूती है, तो मुड़ती है इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत रख लिया गया है। त वर्ग में त, थ, द, ध, न आप जब जीभ से अपने दांतों को टच करते हैं, जीभ से दांत टच होते हैं सामने के, तब यह शब्द का उच्चारण होता है त, थ, द,
ध न, इसलिए इसे दंत के अंतर्गत लिया गया है। प वर्ग में प फ ब भ म, प फ, जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों ओंठ एक बार आपस में टच होते हैं, प फ, इसलिए इसे ओष्ठ के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार से यह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर तंत्री के श्वास का कंपन, इस आधार पर वर्णों को दो भेद होते हैं, दो भेदों में बांटा गया है। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष या घोष। अघोष और सघोष। तो अघोष क्या होता है ये देख लेते हैं। अघोष सभी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ तथा श श स फ के अंतर्गत ये आते हैं। अघोष की कुल संख्या 13 है। 13 संख्या अघोष के हैं। सघोष या घोष। सघोष सभी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जैसे ड, ढ, ज, य, र, ल, व, ह और सभी स्वर सघोष के अंतर्गत आते हैं। सघोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। स्वर तंत्र में कंपन हो तो उस वर्ण को सघोष या घोष वर्ण कहा जाता है। इनकी टोटल संख्या 30 है। ख श्वास या प्राण की मात्रा। इस आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण जिसमें हम श्वास कम लेते हैं, कम श्वास लगाना पड़ता है। अल्प प्राण सभी वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा तथा ड, य, र, ल, व अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण जिसमें हम लंबी सांसें लेते हैं, सभी वर्ग के दूसरा, चौथा तथा श, स, श, ह महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। श्वास या प्राण की मात्रा, इस आधार पर वर्णों के भेद इस प्रकार हैं। दो भेद होते हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। प्राणवायु अर्थात श्वसन में किसी शब्द के उच्चारण के समय श्वास वायु में कितनी मात्रा लग रही है, इस आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण को विभाजित किया गया है। अल्प प्राण के अंतर्गत जब किसी वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है तो अल्प प्राण कहलाती है। इसमें वर्गों का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण शामिल है। उसी के साथ महाप्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है, महाप्राण, महा अर्थात अधिक वायु निकलती है, और दूसरा, चौथा वर्ण शामिल होता है महाप्राण के अंतर्गत। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा। पहला हो गया क, ख, ग, घ, अंग। अब देखिए क वर्ण के अंतर्गत अल्प प्राण में बोलता है पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा। दूसरा और चौथा ये होगा क, ख, ख, क, ख, ग, घ, अंग। तो ये हो गए क्रम। तो इसमें अल्प प्राण में क, ख, क, ग, अंग, अल्प प्राण में क, ग, अंग, और महाप्राण में
ख घ शामिल हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ ऊष्म व्यंजन श श स ह, जिससे ऊष्मा एक प्रकार की निकलती है जब हम बोलते हैं तो। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त अक्षर बनते हैं जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क श दोनों मिलके छ बनते हैं, ज य दोनों मिलके ज्ञ बनते हैं, त र त्र बनते हैं। उसी प्रकार से श और र मिलके स्र बनते हैं। इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।